Okay, class 10th and 12th students. These topics are related to the class 10th and 12th both, that is a refraction through a prism. मेरे बच्चों, ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, आज मैं इसका फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन आपके सामने ला रहा हूं। बस आप थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा क्या होता है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो आप क्या तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए आज कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूं कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो क्लास आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का कंसेप्ट है, जिसके सामने आपके सामने यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये 3D डायग्राम दिख रहा है बच्चे, जिसमें रियलिटी में जो आपके सिलेबस में जो प्रिज्म है जिसके टोटल फेस कितने होते हैं 5। अगर आप काउंटिंग करोगे वो टोटल फेस को, तो कहीं ना कहीं एक फेस तो आपके सामने ये दिखेगा भाई साहब। दिखा देता हूँ फिर से एक बार आपको, कहीं ना कहीं ये सब डिस्क्रिप्शन मैंने पहले क्लास में कराया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सर पहले से लिख के रखे, ऐसी बात कुछ नहीं है। पहले स्लाइड रहता है ताकि आप उस तरह फास्ट चीजों को एक्सप्रेस कर पाऊं। ऑब्जर्व करिएगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं ये डाटा को लेता हूं, ये जो फर्स्ट फेस है ये वाला फेस, ठीक है, तो इसके ठीक पीछे हिस्सा एक और होता होगा, राइट, इसके ठीक और एक हिस्सा होता होगा, ठीक है। ऑब्जर्व करिएगा बच्चे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस सब चीजों को रिलेट करने में, कुछ चीजें गड़बड़ हो जाता है कभी कभी हड़बड़ी में। बच्चों यहाँ देखिएगा तो यहाँ टोटल फेस कितना, एक ये फेस है, इसके ठीक पीछे एक और फेस होगा, तो ट्रायंगल के कितने फेस होते होंगे? 2, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था कि ट्रायंगल के टोटल फेस कितने होते हैं? 2। देखो सामने लिखा हुआ है 2 फेस, ऑलराइट। उसके बाद अगर ये वाला फेस तुम देखोगे तो ये फेस कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर फेस है, जो एक इधर और एक नीचे सरफेस पे रहता है, अंडरस्टूड। तो टोटल सरफेस कितने होते हैं? 3। तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, टोटल फेस अगर एग्जाम हॉल में आपसे पूछता है प्रिज्म में कितने होते हैं, मुझे पता है स्कूल में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे एज अ प्रैक्टिकल ही समझ लीजिए कि टोटल फेस होते हैं 5, ठीक है। और अगर गलती से प्रैक्टिकल होता है तो उसको जरूर काउंट कीजिए, क्योंकि प्रिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, और या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म जो आपके पास रखा हुआ है, इसके टोटल फेस कितने होते हैं भाई साहब? 5 फेस होते हैं, ओके। और क्यों? तो ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इसके हर एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात क्लियर हो गया फेसेस के बिहाफ पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का, ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का एक डाटा है जिसको मैंने पहले भी क्लास में समझाया हुआ है। एक बार इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं विद द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ओके। देखो डायग्राम बनाते कैसे हैं बेटा। सबसे पहले आप चीजों में ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायंगल को रिप्रेजेंट सर किस तरह से किया जाएगा? कुछ इस तरीके से ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई साहब। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें रेज को कुछ इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है। आप कोशिश ये करना भाई, आप एग्जाम में कोशिश ये करना, डायग्राम बनाने का टेंशन ज्यादा नहीं लेना। एग्जाम में कोशिश ये करना कि आपको ये पॉइंट मतलब लगभग प्रिज्म के सेंटर पॉइंट तक लेकर के आओ, रेज को लेकर के आओ। जैसे आप रेज को यहाँ तक लेकर के आओगे तो उसके बाद यहाँ से इसका ओरिजिनल पाथ दिखा दो कि ये ओरिजिनल में इस तरह से जाता, ओरिजिनल में इस तरीके से जाता। लेकिन होता क्या है कि जिस पॉइंट पर ये टकराता है भाई साहब, वहां पे हम लोगों को एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो लगभग आपको क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कई लोग बोल रहे हैं सर ये परपेंडिकुलर बनाने में थोड़ा समस्या होता है। तुम देखो, जनरल थॉट ध्यान से सुनो कि अगर मैं एक लाइन यू ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है ऐसा, तो उसका परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो देखो ये लाइन कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से तुम्हें दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन किया करो डायग्राम बनाने के टाइम पर, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। आगे देखना, अब हुआ क्या, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल बना दिया। तो आपको पता है एंगल आई शुड बी रिप्रेजेंट बाय इन दिस वे। एंगल आई कुछ इस तरह से बनाना होता है, एंगल आई बना दिया, ठीक। अब कहानी में क्या है कि भाई ये रे जो आगे गया, कहीं ना कहीं आपको पता है व्हेन द रे ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू
डेंसर, रेयर टू डेंसर, इट मस्ट बी डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल जाते जाते ये कहीं ना कहीं बेस के पैरेलल हो जाता है। ये कहीं ना कहीं किसके पैरेलल हो जाता है बेटा? बेस के पैरेलल हो जाता है। तो ये बेस के पैरेलल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये पहला रे क्या कहलाया? इंसिडेंट रे। दूसरा रे क्या कहलाया? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे भी कहीं ना कहीं आगे कुछ इस तरह से जाना मांगता है कि कहीं ना कहीं मैं ज्यादा जाऊंगा तो सीधा ही जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि व्हेन द रे ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू अ रेयर मीडियम, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा? डेविएटेड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर से आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्लास। तो इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, और जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे एक का नाम एन रखा है, दूसरा नाम रख देंगे आप एन डैश। ऑलराइट, अब देखिएगा, जाना था इसको सीधा, जाना था इसको सीधा, इस रे रिफ्रैक्टेड को जाना था सीधा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है डेंसर से रेयर जब रे जाती हैं, डेंसर से रेयर जब रे जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल से दूर भागते हुए जाती है। इसलिए ये पाथ को इस तरह से आपको रिलेट करना पड़ेगा। कहानी को मद्देनजर रखते हुए ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम में किस तरह से डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अभी पहले इस डाटा को पूरा कंप्लीट करने दो। अब देखो बच्चे, होता क्या है मेरे बच्चों, होता क्या है कहानी में, कुछ चीजों का एक्सटेंशन करना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब रे जा रहा था सीधा, लेकिन जाना पड़ा इसको इधर, तो जितना एंगल ये चेंज किया अपने पाथ को, उसको कहते हैं D1, उसको कहते हैं D1। D1 क्या है गुरुजी? D1 इज द फर्स्ट डेविएशन एंगल, D1 इज द फर्स्ट डेविएटेड एंगल, D1 इज द फर्स्ट डेविएटेड एंगल। कोई समस्या किसी को? D1 इज द फर्स्ट डेविएटेड एंगल। दूसरी बार जब रे आगे गया तो फिर से ये हल्का सा डेविएट हुआ, तो इसलिए हम लोग ये वाला जो एंगल बोलते हैं इसको बोलते हैं D2। तो आप ध्यान से रखिएगा इस बात को, D2 इज द सेकेंड डेविएटेड एंगल, D2 इज द सेकेंड डेविएटेड एंगल, D2 इज द सेकेंड डेविएटेड एंगल। यहां तक क्लियर है? D1 और D2। अब यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा भाई साहब। छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर? ये जो रे जो जा रहा है ना पीछे, या ये इमरजेंट रे, जिसको तुम लास्ट में क्या कहते हैं? इमरजेंट रे। इस रे को थोड़ा सा पीछे लेकर के आओ। जब ये तुम पीछे लेके आओगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा। ये D2 है भाई, ये अगर D2 है तो बच्चे तुरंत बताना मुझे, अगर ये D2 है तो ये इसका जस्ट अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं है? बताओ। ये D2 है तो ये भी D2 हो जाएगा कि नहीं? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, कैन आई से सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज मस्ट बी एक्सटीरियर एंगल, दैट इज कॉल्ड DM। व्हाट इज DM? DM इज नॉट अ DM साहब, DM is the mean deviation angle, DM is the mean deviation angle, DM is the mean deviation angle। भाई साहब इतनी बातें तो आपको एग्जाम हॉल में दिखाना पड़ेगा। पहला एंगल आई आपको दिखाना पड़ेगा, जो लास्ट वाला इमरजेंट रह गया है, नॉर्मल से लेकर के पूरा एंगल, नॉर्मल से लेकर के पूरा एंगल, भाई साहब नॉर्मल से लेकर के पूरा एंगल क्या कहलाएगा? इमरजेंट एंगल। ये एंगल आई हो गया। उसके बाद नॉर्मल से लेकर के ये रिफ्रैक्टेड रे तक का एंगल R1 हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ये एंगल को भी रिफ्रैक्टेड एंगल ही बोलते हैं बच्चों, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस, उसके लिए कुछ डाटा को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या क्या डाटा सर रखना पड़ेगा? 10th क्लास में तो कुछ डाटा ये याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों कि हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो एंगल होता है ना, ये जो प्रिज्म का सबसे कोन वाला, सबसे ऊपर वाला जो एंगल होता है, इसको अपन कह देते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है भाई। कुछ इक्वेशन दिमाग में रखना भाई, कुछ इक्वेशन दिमाग में रखना, काम हो जाएगा। पहला इक्वेशन, हमेशा एंगल आई हमेशा एंगल ई के बराबर होता है। नेट डेविएशन एंगल, नेट डेविएशन एंगल हमेशा n-1 इंटू a के बराबर होता है। ये n क्या है? व्हाट इज n? n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म होता है भाई साहब, a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म माना जाता है भाई। ये सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। तो ये डायग्राम को एक बार देखिएगा, रिपीट से आप चीजों को ऑब्जर्व करिएगा। इन सब डाटा के बिहाफ पर जब ये डायग्राम आपका तैयार हो जाता है तो आपको कई बातें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो एंगल आई और एंगल ई अगर इक्वल है तो उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट डाटा के रूप में रखिएगा, ताकि बाद में वो हमें यूटिलाइज करने के लिए मिलता है। जैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, अगर एंगल आई अगर बराबर है तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान से देखो, ये जो लाइन इस लाइन के इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल आई इज इक्वल टू D1 प्लस R1? हाँ गुरुजी बोल सकते हैं। इसी तरह से एंगल ई इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ D2 प्लस R2। कैन आई से लाइक दैट? डेफिनेटली आई कैन से लाइक दैट।
इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए लास्ट एक और फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना भाई, वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। क्लास 10th वाले बच्चे बोलेंगे कैसे, तो इसका मैं प्रूफ क्लास में ही बताता हूं, लेकिन अभी आपको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। तो कई बार एग्जाम से क्वेश्चन कैसा पूछता है गुरुजी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है, बोल दिया जाता है आपको कि मान लो कि भाई यूं रे आ रहा है, इस पूरे पाथ को कंप्लीट करो। अगर आपने इस पाथ को कंप्लीट कर लिया तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में भाई, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाई ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, ये एंगल D1 है, ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल, बाहर वाला जो एंगल होता है वो भी D2 है, तो जल्दी से बता दो मीन डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना होगा। तो टोटल डेविएशन निकालने के लिए आपको डायग्राम को पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर, या फिर कैसे भी करके, अगर एंगल वैल्यू दिया हुआ है D1 और D2 की वैल्यू दिया हुआ है, मान लो D1 की वैल्यू दे दिया 15 डिग्री और D2 की वैल्यू दे दिया तुम्हारे पास 25 डिग्री, अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि D1 प्लस D2 मिला करके DM यूज होता है, दे आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। तो क्लास 10th स्टूडेंट स्पेशली इन डाटा को याद रखोगे, इन डाटा को याद रखोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। और जब ये डाटा को याद रखोगे, डायग्राम बनाने का तरीका अगर आपको याद रहता है तो सिंपल सी बात है, आप आराम से चीजों को रिलेट कर सकते हो। ये सब बातें याद रखने से फायदा बहुत कुछ होने वाला है। फायदा क्या होने वाला है कि कई कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आपको जैसे पता है कि जैसे भी व्हाइट कलर जाता है तो 7 कलर्स में टूट जाता है लाइट, 7 कलर्स में लाइट टूट जाता है। इसका स्लाइड में कहीं ना कहीं रखा था, तो इस तरह से 7 कलर में लाइट टूटता है। क्यों टूटता है, क्या उसका वजह रियलिटी में क्या प्रिज्म है? नहीं भाई, प्रिज्म उसका वजह नहीं है, ठीक है, उसका वजह कहीं ना कहीं वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है, उसका वजह कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म होता है। प्रिज्म बोल देना इज नॉट द करेक्ट आंसर। जब भी व्हाइट लाइट जाता है तो 7 कलर में अगर कोई लाइट टूटता है तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। 7 बैंड ऑफ कलर्स इज नथिंग बट वी कैन से द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। What is spectra? Spectra related to the colors, my dear students, and 7 band of colors. 7 band of colors is called the spectrum of light. अब तुम ये बात देख रहे हो कि जो व्हाइट लाइट एंट्री कर रहा था वो कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल पाथ से 7 बार डेविएट होता है। तो सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन होता है भाई साहब? वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएटेड कौन होता है? तो उसका एंगल तुम देख रहे हो बहुत बड़ा एंगल है, ठीक है, एज कंपेयर टू रेड। रेड का डेविएशन कम होता है। सर जिसका डेविएशन कम या जिसका डेविएशन ज्यादा, जिसका डेविएशन कम या जिसका डेविएशन ज्यादा, उससे वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा? उससे वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा? तो भाई अभी तुमको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था सर आपने? एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि dm इक्वल्स टू, याद रखो, n-1 इंटू ए, ठीक है, dm इक्वल्स टू याद रखो n-1 इंटू ए, बात खत्म। इससे ये पता चलता है कि कोई भी रेज अगर डेविएट करता है तो वो बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर पतला है, एंगल ऑफ प्रिज्म कम है या ज्यादा है, उसका ज्यादा या कम होने से, एंगल ऑफ प्रिज्म का थिकनेस के ज्यादा या कम होने से कहीं ना कहीं डेविएशन पर असर पड़ेगा, मीन डेविएशन पर असर पड़ेगा भाई साहब, मीन डेविएशन पर असर पड़ेगा। इसलिए दिमाग में रखना, डेविएशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसके पीछे का मेन वजह है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लास 10th आपको स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस अराइजेस होता है। अब क्या होता है भाई, आपको छोटी छोटी बातें, जिसका डेविएशन ज्यादा, आप साफ साफ देख रहे हो ना कि डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म है, इंसिडेंट रे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब बातें। तो कहीं ना कहीं क्लियर बात है, डेविएशन जिसका ज्यादा होगा डेफिनेटली उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, जिधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उधर डेविएशन ज्यादा। नेक्स्ट, उधर एंगल ऑफ प्रिज्म भी ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, ये सब बातें को तो रहने दो, 2 बातों को पहले क्लियरफाई करो, जहां डेविएशन ज्यादा उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में क्या रिश्ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अच्छा, वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? एवरीवन नोज बेसिक फार्मूला v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, क्लास 9th में पढ़ाया हुआ फार्मूला था, क्लास 9 में पढ़ाया हुआ फार्मूला था, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है व्हेन द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, when the light is travel from the one medium to the another medium, then definitely what will happen, my dear students? Then velocity of the light should change and the frequency of light should constant and the wavelength is also change। मतलब constant क्या होता है? सिर्फ frequency constant रहता है भाई,
वेवलेंथ और वेलोसिटी बार बार चेंज होते रहता है, इसके कारण से हम लोग बोलते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका वेवलेंथ भी ज्यादा, बट उसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और डेविएशन कम। अर्थात गुरु ये कि इनके बारे में दिमाग में रखना है कि अगर डेविएशन बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, लेकिन इसी के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अगर डेविएशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है और वेवलेंथ भी घटेगा। तो भाई एक बात बताओ, थोड़ा सा स्पीड तुम अपने हिसाब से स्लो कर लेना, क्यों तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो के बिहाफ पे जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये एक लाइट था, व्हाइट लाइट था, मान लो थोड़ा देर के लिए ये एक व्हाइट लाइट था और ये ओरिजिनल पाथ यूं गया और दो डेविएशन इस तरह से हुआ, और पहला जो डेविएशन हुआ वो है रेड और लास्ट वाला है वी। ऑब्वियस है सबसे कम डेविएशन कौन सा हुआ? रेड। सबसे कम डेविएशन कौन सा हुआ? रेड। और सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा हुआ? वॉयलेट। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ, जो सबसे ज्यादा जिसका डेविएशन हुआ है, वॉयलेट का ज्यादा सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है 110%। भाई लिख लो, उसका वेलोसिटी कम होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड द वेवलेंथ इज मस्ट बी मिनिमाइज। वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम किसका होगा? 110% किसका होगा? वॉयलेट का होगा। इसलिए रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। लोग बाग रीजन बताते ही नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। जो ज्यादातर डेंजर जोन पर रेड कलर रहता है ना, रेड कलर ये अपने को बताता है भाई कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और दूर से मुझे वो दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वो कम डेविएट करता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, वो हमारे आंख तक जल्दी पहुंच जाता है और उसका डेविएशन कम होता है। सो इट इज वेरी इजली टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एनीथिंग अंडरस्टूड? अब ये जो स्लाइड जो देख रहे हो तुम, फटाफट चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो और चीजों को देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हर डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अंडरस्टूड? व्हाइट कलर व्हेन एंटर्स देन देयर मस्ट बी, इट इज डेविएटेड लाइकवाइज एंड विबग्योर formation will happen. This Vibgyor color is the spectrum of light. This spectrum of light is called the 7 bands of colors. Very good. ये सारी कहानी वही बात है जो मैंने आपको दोहराया है। आगे चीजों को लेकर के चलोगे तो कहीं ना कहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ को रिप्रेजेंट किया है। जिसका डेविएशन ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका वेवलेंथ कम, उसका वेलोसिटी कम। तो भाई सारे कंडीशंस देख लेना भाई। क्लास 10th क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एक बार भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम पढ़ किससे रहे थे। भाई अगर इतना डाटा कोई नहीं बता रहा है, समझ लो कहीं ना कहीं झोल तो है कंसेप्ट्स में। ठीक है, बाकी तो तुम्हें तो जहां जो दिख रहा है वो तुम कर रहे हो, लेकिन इतना ऑब्जर्व करना सीख लो कि डिस्पर्जन वो होता है। जनरली डिस्पर्जन अगर कह रहे हैं तो जो जब भी जो ओरिजिनल पाथ होता है वो अपने पाथ से डिस्पर्स्ड हो जाता है। अंडरस्टूड? डिस्पर्स्ड हो जाना मतलब स्मॉल थीटा से चेंज हो जाना, थीटा के हिसाब से वेरिएशंस आ जाना, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। तो जब भी लाइट डिस्पर्स्ड होता है तो 7 कलर में डिस्पर्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बेहतरीन, व्हाई डज डिस्पर्जन अकर? डिस्पर्जन अकर्स होता ही क्यों है? ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देखो एक व्हाइट कलर में ना 7 रंग होते हैं अंदर ही अंदर। जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना भाई साहब, तो उसके जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने आप। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ प्रिज्म नहीं है भाई, प्रिज्म का ही जिम्मेदारी है। ऐसा कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। ऐसे तो सीडी में भी तुम्हें 7 कलर्स दिखता है, वैसे तो 7 कलर्स क्या रेनबो का फॉर्मेशन तुम्हें दिन में बारिश के टाइम पे भी दिख जाता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म जिम्मेदार है क्या? नहीं भाई, व्हाइट कलर के अंदर ऑलरेडी 7 बैंड ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। जब वो डेविएट होता है अपने पास से तो डिफरेंट कलर्स के रूप में डेविएट होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अलग होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसका 7 कलर्स डिस्प्यूट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। प्लीज चेक इट आउट इन गूगल, यू कैन चेक इट आउट इन गूगल एंड AI, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब डाटा मैंने क्लास में पढ़ाता ही हूं, ये सब डाटा को तुम ध्यान में रखोगे। इन शॉर्ट कुल मिलाकर के बात ये है कि एक बात ध्यान में रखना है, जब भी लाइट एंट्री कर रहा है ग्लास प्रिज्म में तो सबसे लिस्ट डेविएशन जो होता है वो रेड है, सबसे ज्यादा डेविएशन कौन होता है? वो वॉयलेट है। और ये जो 7 स्पॉट ऑफ द कलर्स तुम देख रहे हो उसको स्पेक्ट्रम ऑफ
लाइट कहते हैं बच्चों। लास्ट एक ज्ञानी थे जिसका नाम है न्यूटन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं न्यूटन एक्सपेरिमेंट। इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रिज्म। जब एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म को एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रखते हो तो ऐसा फेनोमेना देखने के लिए मिलता है, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं भाई साहब। लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में पूछता क्या है कि जब व्हाइट लाइट गया और 7 कलर में टूटा होगा, 7 कलर में जब टूटा होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होने के बाद ये जो 7 कलर्स दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम जब दूसरे प्रिज्म में गया तो ये बाद में चलकर क्या बन गया? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन बन करके ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है स्क्रीन में? व्हाइट लाइट स्क्रीन आ रहा है। बाकी बच्चे तुम यार मुझसे ज्यादा समझदार हो, तुम्हें शॉर्ट टाइम में चीजें चाहिए थी, वो आपके सामने आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई पे भी डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट यू जस्ट चेक इट आउट व्हाट यू आर वांट। आप ये डायग्राम को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और ये डायग्राम को भी प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। और इसी क्वेश्चन को कई बार इस तरह से बोल देते हैं डेविएशन और deviated path through a prism. I hope you all are able to understand. In the next class we more discuss. Thank you and have a nice day. Thank you class.